आपके लिए जो बेसिक बात बताई है वो बताई है आपको इसके रिगार्डिंग की जो इनका सबऑर्डिनेशन है वो सर कौन कैसे। सा सेक्शन है, एक बार मेरे को बता देना प्लीज। हाँ, 20। ओके, थैंक यू। जो इनका सबऑर्डिनेशन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले तो केवल जैसे सेक्शन नंबर 25 ही पढ़ा था आपने तब तक। उसमें क्या था कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और उनका जो ईयर टर्म बता रखा था कि प्रैक्टिस एज एन एज एडवोकेट 10 साल का होना चाहिए। लेकिन अब यस। इनका क्राइटेरिया है वो 15 साल का कर दिया है। और जो ओके। असिस्टेंट डायरेक्टर होगा वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा, डेप्यूटी डेप्यूटी डायरेक्टर भी डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। तो उनके लिए भी एक फॉर्मेट बना दिया है इन्होंने। और वो क्या बनाया है, वो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिख के दिया है कि उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा उसको, मतलब एज अ पीपी की जो प्रैक्टिस होती है उस तरीके का चाहिएगा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, एक तो ये सबऑर्डिनेशन याद रखना पड़ेगा आपको, ये लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आएगा। दूसरा जो आप पीपी के बारे में बात कर रहे हो वहां पर एक चीज में चेंज किया गया है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर है सिचुएटेड। कौन सी जगह है वो? दिल्ली के अंदर। हम्म। जो कैप दिल्ली जो है वो एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी होती है। तो यस यूनियन सर। टेरिटरी और स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उसको स्टेट का, क्योंकि वहां विधानसभा भी है। तो वहां पर हाई हम्म। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होने की वजह से भी, तो सुप्रीम कोर्ट का तो मेन है होता ही है। तो वहां की तो बात अलग है, लेकिन हाई कोर्ट के लिए जो पीपी होंगे उनका नियुक्ति जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है वहां पे। ओके मतलब सर। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके पास तो केवल किसकी पावर है, नगर निगम तक पावर है। और जो छोटे मोटे अधिकार दे रखे हैं वही हैं, ना तो उसके पास पुलिस है वहां की और ना हाई कोर्ट है। जैसे कि और स्टेट है, जैसे राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट है कि नहीं है। तो यस सर। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए एस्टेब्लिशमेंट कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। उसके अंदर पीपी की एपीपी की नियुक्ति कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट होने की वजह से वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर दे रखी है। ये अभी जुड़ा है प्रावधान। ओके सर। और ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। हम्म। चलो करें स्टार्ट। तो मैंने सोचा है कि ये पूरा सीआरपीसी एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं और ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है हाफ सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस आज ले लूंगा मैं और हाफ कल ले लूंगा। मतलब आज मैं 101 सेक्शन 1 से लेकर के करीबन 350 तक के सेक्शन हो जाए तो बेटर है, नहीं तो 300 तक के ले लूंगा, ठीक है। सर एक और डाउट था हमें कि ये जो शुरुआती है जैसे अरेस्ट करना, सर्च करना और ये मेडिकल एग्जामिनेशन करना, तो इसमें थोड़ा और क्लैरिटी दे दीजिए। क्या करना, अरेस्ट करना, मेडिकल एग्जामिनेशन करना? उसमें हाँ, उसके प्रोविजंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगी चीजें, तो ये मैं थोड़ा सा बाद में ले लूं। मतलब इसके साथ हाँ साथ सर, श्योर। जैसे सेक्शन आते जाएंगे तब तब लेता यस जाऊंगा, यस। ठीक है। यस सर, सर श्योर। ये सेक्शन 20 का क्लोज जो 8 है, इसमें भी तो ये जोड़ा है ना कि 7 years और मोर बाई लेस देन 10 years की डेप्यूटी डायरेक्टर वाला, कि इसमें से क्वेश्चन भी अभी मैंने देखा था 2-4 दिन पहले ये क्वेश्चन। और एक ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 9 में भी नया जोड़ा है। हाँ हाँ, बोला ना मैंने तो। चलो स्टार्ट करें अब, एक एक करके स्टार्ट यस सर। करते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आए, है ना। चलिए, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो सेक्शन नंबर 1 तो जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ BNSS 2023, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 जो है जैसा था वैसा ही है। उसमें जैसे नागालैंड के बारे में बता रखा था, असम के बारे में जो भी बात बता रखी थी वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके अंदर थोड़ी चेंजेस हुए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से। तो जैसे कि आपने देखा होगा वहां पर एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ साफ साफ।
आपका आज का जो टाइम है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और कंप्यूटर से संबंधित है सारा का सारा। तो आपको हर जगह चाहे एविडेंस एक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का कोई भी क्वेश्चन घूम करके आए कंपैरिजन में जब आएगा, तो आपको याद रखना है वहां पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव में दे रखा है ना, तो आंसर ज्यादातर वही होगा उसका। यस सर। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको आईपीसी में पढ़ने को मिलेगा, वही एविडेंस में पढ़ने को मिलेगा, और वही चीज यहाँ पर बीएनएसएस में लिखी हुई है। ठीक है। तो कोई यस भी सर। मेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अब ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या डिवाइस भी लिखा आ गया और वहां पर उसने शब्द यूज नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लेकिन उस डेफिनेशन में से उसने कोई शब्द यूज कर लिया, जैसे मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, तो उसका आंसर वो भी हो सकता है। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट यस सर। चलो अपन देखते सर हैं। सर अगर अक्यूज को 24 आवर्स में प्रेजेंट करना होता है मैजिस्ट्रेट को, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से आएगा? 24 आवर्स में क्या चीज प्रेजेंट करनी है? बिफोर अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने तो फिर 24 आवर्स। 24 घंटे में से हाँ उसको 24। उसमें पर्सनली अपियर करना होता है, या इससे भी कर सकते हैं हम? ना 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 ना, ऑडियो पर्सनली, वीडियो? वो तो पर्सनली अपीयर किया जाता है। आप कैसे भी वीडियो बना के भेज दोगे, फिर ये लिखने की जरूरत ही क्या पड़ती? वो तो सेक्शन नंबर अब कौन सा है, पहले कौन सा था? नो सर, कांट रिकॉल राइट नाउ। हाँ शालू जी, कौन सा सेक्शन था पहले? 24 घंटे के अंदर अपीयर करना 57। मैजिस्ट्रेट। और आप कौन सा है? 50। 50। आपका पता नहीं सर। यार तो करना पड़ता है, ये ऐसे मत करो, सेक्शन नंबर है 58। ओके सर 60। चलो, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने याद कर लिए। देखो, पहले जो डेफिनेशन, पता ही नहीं क्या होगा एग्जाम में। ऐसे मत सोचो भाई। देखो, पहले जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, देखो सेक्शन नंबर 1 में तो कुछ ऐसा है नहीं। जी सेक्शन सर। नंबर 2 देखो, सेक्शन नंबर 2 के अंदर कुछ शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि यह है ए, बी, सी, डी डी। डी। और ई। ये 5 सबसेक्शन जोड़े हैं इन्होंने अलग से। कौन कौन से हैं? जैसे कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये शब्द बार बार आएगा। जैसे कि मान लो किसी महिला का रेप हो गया है तो उसके स्टेटमेंट लेने हैं, तो स्टेटमेंट जब लोगे या जुड़ी स्टेटमेंट कहाँ लेते हैं? 164 में हम्म। जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है ना, वहां पर लिखा है कि जी महिला भी सर। ले सकती है। तो वो कैसे लेगी? तो वहां पर उसे ऑडियो। एग्जामिनेशन इन चीफ के तौर पर काउंट कर लिया जाता है, और साथ ही साथ उसे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो में ले लिया जाएगा। अब जितने भी विटनेस के एग्जामिनेशन होते हैं वो भी ऑडियो वीडियो में होते हैं। कमीशन अगर कहीं पे भेजा है वो भी ऑडियो वीडियो में ही होगा। क्लियर होगी बातें? तो ये फिक्स हो गया कि ये चीज जब भी कोई एविडेंस लेने की बात होगी तो ये तो सबसेक्शन लगेगा ही लगेगा। दूसरा आता है बेल। बेल के बारे में तो हम जानते हैं, बेल सीआरबीसी में तो सब जगह लिखा था, लेकिन डिफाइन नहीं था। और जी दूसरा है सर। बेलेबल ऑफेंस, ये तो है ही अभी भी। और यहां पर आ गया आपका बेल बेल बॉन्ड। बॉन्ड। बेल बॉन्ड के साथ भी यही सिस्टम है। वो भी पहले शब्द बेल तो दे रखा था, लेकिन बॉन्ड के बारे में बताता तो सही कि बेल के साथ कंडीशन लगती हैं, जिनको बेलेबल कंडीशन बोलते हैं, लेकिन वो क्या थी? तो उसके लिए शब्द यूज कर लिया इन्होंने, बेल बॉन्ड। तो ये डेफिनेशन तो जैसी हैं, ध्यान रखो डेफिनेशन से एक सवाल जरूर आएगा आपका, और उन क्वेश्चन से संबंधित आएगा जो नई चीजें जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी जोड़ी हैं? पहला है ऑडियो वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक, वीडियो। एक दूसरा है बेल बॉन्ड। बेल। बेल, है ना, बॉन्ड क्या होता है ये। और एक है सेक्शन नंबर 2, क्लॉज वन आई। नंबर वन नंबर क्लॉज नंबर 1 और आई। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन संबंधित। ठीक है। यस सर। बस, इसमें तो यही काम की चीज है आपकी। और यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है विक्टिम को लेकर के। विक्टिम पहले WA में था और अब वो किस में जुड़ गया है? वाई में। वाई? वाई में। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चेंज हुए हैं इसमें। अब सबसे मेन बात, सेक्शन नंबर 2 की बात तो हो गई यहाँ पर कि डेफिनेशन में से क्या आ रहा है।
लेकिन सेक्शन नंबर 3 को देखोगे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की बात की गई है। अब ये सेक्शन, केवल सेक्शन नंबर 3 कम से कम 25 सेक्शनों को इफेक्ट करेगा। 25 सेक्शंस ऐसे हैं सीआरपीसी के, या आप कह सकते हो बीएनएसएस के, जिनको अफेक्ट कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि इसमें से एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द और चीफ सीएमएम जिसको बोलते हैं, वो दोनों डिलीट कर दिए। ठीक है, क्योंकि पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन कहलाते थे? जो प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे उनको बोलते थे, और वहीं पर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे उनको सीएमएम बोलते थे। ये दोनों डिलीट कर दिए हैं। और साथ ही साथ इनसे जुड़ा हुआ एरिया जहां पर ये बैठते थे, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते थे, वो भी डिलीट कर दिया है। इनके द्वारा जजमेंट दिए जाएंगे वो भी डिलीट हो गए हैं। इनकी अपील कहीं लगेगी वो भी डिलीट हो गई है। ये एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे वो भी सेक्शन डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब इनसे संबंधित जो जो चीजें थी वो सारे ही कुछ डिलीट कर दिए हैं। अब कौन कौन सी चीजें डिलीट की हैं उनके बारे में एक बार नजर कर लेते हैं। लिखो, पहला है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की गई थी, वो डिलीट कर दिया। सेक्शन नंबर 11, वहां पर स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बराबर होती है, उसको डिलीट कर दिया गया। पढ़ा था ना ये? तो सेक्शन नंबर 8, हाँ ठीक है, वहां से हटा दिया। ऐसे ही आपको पता हो, जजेस की जब बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट सेशन जज और होता था आपका, उसको डिलीट कर दिया। करा कि नहीं करा? एडिशनल। उसका सर यस सर। एक क्लोज ही डिलीट किया है। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना। तो हाँ जजेस कौन कौन से डिलीट कर रहे हैं उसकी बात बता रहा हूँ ना, वहां से कि उनकी जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी गई है। हाँ। तो यहाँ पर ऐसे काफी सेक्शंस हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बेसिक है, जैसे 8 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया आपका, 14 हो गया, 17, 20, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें से इसको डिलीट कर दिया गया है। 16 कौन? से लेके 19। हाँ बिल्कुल, उनमें भी तो डिलीट कर दिया गया है। तो ये ऐसे तो करके चारों ये काफी सेक्शंस हैं, और इन सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शब्द को हटाया गया है। जी सर। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया हटा दिया गया। तो सेक्शन नंबर 7 में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात की गई थी, याद है आपको? यस सर। तो उसमें भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को अपने आप में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट माना था। बोलो हाँ है ना? हम्म। उसको भी डिलीट कर दिया। मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संबंधित सब चीजों को यहाँ से डिलीट कर दिया है। पहली बात। जी सर। ठीक है, हम्म। तो अब क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड जो सेक्शन नंबर 6 में था, ध्यान रखो सेक्शन नंबर 4 और 5 तो वैसा ही है जैसा था। 6 में लिखा था हम्म। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिख रहा था। सीएमएम की बात जिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन ये लिखा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एमएम जो होंगे वो सेम होंगे, तो वो हम्म। वहां से हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके काफी यस। सारे सेक्शंस आपके यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। अब आगे जो मेन सेक्शंस हैं आपके, वो देखो कौन से हैं। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर है, सबसे पहला एक सेक्शन लिखिए, सेक्शन नंबर 15। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। पहले का ये सेक्शन था 21, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देख लिया क्या? यस सर। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले था सेक्शन नंबर 21, और अब 21। नंबर 15 हो गया है। यस सर। ठीक है, इसमें एक नई चीज जो जोड़ी गई है, कह रहा है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसको बनाया जा सकता है। तो कह रहा है यहां पर जो पुलिस ऑफिसर की रैंक, एसपी की रैंक का व्यक्ति होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा, वो भी वहां पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बन सकता है। मतलब सेम, एक्चुअली होता तो ये सेम ही है, क्योंकि वही एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन्हीं को ही बताया गया है यहाँ पर। हो गया? यस सर। अब आगे देखिए, इसमें एक और चीज आपके लिए जो काम की है, वो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मैंने समझा दिया था ना अभी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सब सेक्शन नंबर 1 जो था, सेक्शन नंबर पहले 24 में था, और अब कौन से में है? सेक्शन नंबर है 18 में, है ना? 18 में है, जहां पर उसका क्लॉज नंबर 1 का प्रोवाइजो जो है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अब पीपी को अपॉइंट कर सकती है दिल्ली हाई कोर्ट में। ये नई चीज जुड़ी है आपकी। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर किसको अधिकार है ये पूछा जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट को, या वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसे क्वेश्चन आएगा वहां पर। तो आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। दूसरा, एक जो आपके लिए काम की चीज है वो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ दी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या डीएम भी अपॉइंट कर सकता है? बोलो, पीपी, क्या डीएम पीपी को अपॉइंट कर सकता है? यस सर। कर सकता है। क्या ऐसे ही एपीपी को अपॉइंट डीएम कर सकता है क्या? हाँ। कर तो सकता है, लेकिन अब यहां पर जब करेगा ना ऐसा काम, तो एक नोटिस पीरियड कोर्ट को देना पड़ेगा। मतलब वहां के एक नोटिस देना पड़ेगा उसके लिए। किस किसके लिए? कितने दिन का नोटिस होगा? ये 14 दिन का नोटिस होगा। देखो इसे, 14 दिन का नोटिस होगा। और ये किसको दिया जाएगा नोटिस? गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिस दिया जाएगा। किसके रिगार्डिंग दिया जाएगा? एपीपी के रिगार्डिंग। साहब मैं ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा हूं। आगे बात समझ में? आगे देखिए। दूसरा, यहां पर एक और सेक्शन मैंने जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया था। यहां पर बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं। ठीक है। अब यहां पर जो अमेंडमेंट है उसमें सबसे पहला लिखिए, जो मेन चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट कितनी हो गई है उनकी? किसकी? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की। बताओ कितनी है? 14। 15 गलत। 15 इयर्स सर। सॉरी, बिल्कुल, 15 years। 15 ईयर हो गई। कितनी हो गई है? 15 साल। दूसरा, यहां पहले पर 10। किस किस व्यक्ति को ऐड किया गया है? कौन से और व्यक्ति को ऐड किया गया है? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल। कहां पर किया गया है? सेक्शन 2 के सब कोर्ट क्लॉज बी में। हाँ, जगह बताओ, कोर्ट जगह किस जगह के लिए किया गया है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के लिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? इसमें ये लिखा हुआ है सर। सर ये किस मजिस्ट्रेट जग कोर्ट। हाँ गुंजन, क्या बोल रहे हैं? मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए सर। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कंसिस्ट किया गया है डायरेक्टर ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर को। मतलब अब से डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पीपी और वो एपीपी होंगे, उनको सुपरविजन करेंगे। आगे बात समझ में? यस सर। अब से ये काम होगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, क्या ये सेशन जज बन सकता है? क्या हाई कोर्ट का जज बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? कौन बनेगा बोलो? सर सेशन जज। कंफर्म? यस सर। अच्छा। अच्छा ये बताओ, क्या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन व्यक्ति बन सकता है? सीजीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेशन क्लास। जज? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। लिखते भी जाना, कहीं मैं ही बोलता जा रहा हूं, लिखते जाना साथ साथ, क्योंकि ये नोट्स बन जाएंगे आपके शॉर्ट नोट्स। सर ही नहीं यस की सर। जरूरत है अभी। और मैं केवल वही सेक्शन बोलूंगा जो आपके काम के हैं बस। सर बस वो ही बोल देना, अब तो काफी है। एक क्वेश्चन आपके लिए, देखो, सेक्शन नंबर है 29। पहले सेक्शन नंबर 29 था, और अब ये सेक्शन जो नया आया है वो है 23।
उसमें जो चीज ऐड हुई है वो आपके काम की है। हालांकि हम राजस्थान के लिए इसको शुरू से लिखते आ रहे हैं, हाँ सर। है ना, लेकिन अब ये सब स्टेट्स के ऊपर लागू हो जाएगा सीआरपीसी बीएनएसएस की वजह से। ठीक है। क्या है ये क्राइटेरिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फाइन देने की पावर कितनी है? 50,000। 50,000। हाँ। छवि जी आप बताइए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है उसको कितनी पावर है फाइन लगाने की, फाइन इंपोज करने की? सर 10,000। 10,000। अब एक जो काम की चीज है वो आप अंडरलाइन करो या लिख लो अपने पास। आपसे पूछा जाएगा बताओ कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? विदाउट रेम्यूनरेशन जो होता है सर। हाँ, रेम्यूनरेशन के बिना, मतलब बिना किसी पैसे के आप समाज की भलाई के लिए जो कार्य करते हो, ये सेंटेंस अगर दी जाती, ये पूछा जा सकता है कहां पर बता रखा है, तो लिख लीजिए सेक्शन नंबर 29 का क्लॉज नंबर 4। सर 29 का। सॉरी, 23 के अंदर कम्युनिटी सर्विस को बताया गया है उसके एक्सप्लेनेशन में। यस। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और सवाल, आपको याद है सेक्शन नंबर 31 के बारे में? सेंटेंस किस तरीके से, अगर मान लो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और जजमेंट के बाद उसे सेंटेंस देनी है, तो वो किस तरीके से दे सकता है सेंटेंस? मेथड क्या? कॉन्जिक्यूटिवली। हाँ, क्या कॉन्जिक्यूटिव भी दे सकता है क्या? कॉनकरेंट और कॉन्जुगेटली दोनों दे वेरी सकते। गुड, कॉन्जिक्यूटिव भी दे सकता है और कॉन करंट भी दे सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है गुंजन जी? सर कॉन्करेंट होता है व्हेन दोनों पनिशमेंट एक साथ ही चल रही है, और अच्छा। कॉन्जिक्यूटिव होता है जब एक खत्म होने के बाद में दूसरी शुरू होती है। हाँ, चलो सही करेंगे। जी सर। बिल्कुल सही है। तो कॉन्करंट एक हो गई, कॉन्जिक्यूटिव एक हो गई। अब क्या हुआ कि जब एक के बाद एक पनिशमेंट दी जाती है तो एक के बाद एक पनिशमेंट दोगे, और सजा आपने उसमें चार्जेस बहुत सारे लगा रखे थे, तो हम्म। किसी में 3 साल की, किसी में 5 साल की, किसी में 7 साल की, तो ये सजा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी उसको जब दोगे एक के बाद एक। तो पहले इसका एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा था, या तो अपनी सजा 14। से कितना, जितनी पावर है दुगना। उस सजा से दुगना दुगना। नहीं देगा। दोगुना दे सकते हो, और नहीं तो फिर कितनी? 140। 14 ईयर्स। 14 ईयर, वेरी गुड। अब ये कितना कर दिया 14 की जगह? 20 years। 20 ईयर्स। ये पहले एक सेशन कोर्ट के सेंटेंस दी गई थी सेशन जज के द्वारा, उसने क्या करा 20 ईयर को एक्सीड कर दिया था, तब उसको क्या कर दिया था, उस सजा को उन्होंने कर दिया कि ये इनवैलिड है ना, वॉइड डिक्लेयर कर दिया उस सजा को। इसी के चक्कर में ये जजमेंट के थ्रू इसको 20 ईयर कर दिया गया अब। ठीक है। यस सर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काम का है। अब आगे देखिए, एक और चीज है आपके लिए, सेक्शन नंबर 34। ध्यान रखिए, सेक्शन नंबर 40 के अंदर आपको याद हो तो मैंने एक शब्द बताया था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। यस सर। यस ये सर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दो जगह डिफाइन है, कौन कौन से सेक्शन है बोलो सीआरपीसी के? एक तो 40 में है। 40 में है, दूसरा एक उसमें सेक्शन 82। सेक्शन नंबर 82 में। तो ध्यान रखिए, सेक्शन नंबर 82 और 40 के अंदर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था ना, वहां पर बता रखा था जो हीनियस ऑफेंसेस होते हैं ना, जैसे मर्डर कर दिया या बड़े बड़े अपराध कर दिए, रेप कर दिया, या कोई भी ऐसा अपराध कर दिया जो हम्म। बहुत ही हीनियस क्राइम में आता है समाज में। लेकिन अब उसको हटा करके, सेक्शंस को हटा करके इन्होंने क्या कर दिया है, पर्टिकुलर पनिशमेंट बता दी है कि अगर कोई ऐसा अपराध जिसकी सजा 10 साल। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ नहीं आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। यस सर। हम्म। हाँ गुंजन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, देखो आप अगर आप सब अपना पार्टिसिपेशन करोगे ना, आपको कोई ना कोई चीज ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन वहां पर आ जाए, तो पार्टिसिपेट सब करो। आशीष जी आप भी, ठीक है। चलो, तो मेरा दूसरा सवाल था आपसे कि पनिशमेंट को कैसे आईपीसी में डिफाइन किया है, मतलब जो अब बीएनएस आई है
उसके अंदर कैसे पनिशमेंट को डिफाइन किया है। पहली है 7, देखो 3 साल, फिर 7 साल, 7 साल के बाद 10 साल, और 10 ये कह साल रहा है कि 10 साल से ज्यादा तक की सजा जितनी भी होंगी वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। तो बताओ 10 साल के बाद कौन सी सजा आती है। लाइफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 10 के इम्प्रिजनमेंट, बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा क्या आता है, डेथ। डेथ। डेथ सेंटेंस। तो ये भी इसके अंदर क्राइटेरिया आप ध्यान रखना। 82 मतलब अब वो 82 वाला सेक्शन जो है वो 84 हो गया है, और ये जो सेक्शन नंबर 40 था अब वो 34 हो गया है। ठीक है, तो ये दो सेक्शन जो है ना, इनको याद रखो। इनमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को सीधे सीधे बता दिया कि इन दोनों की ही सजा 10 साल और ज्यादा होगी। ठीक है, यही केवल प्रोक्लेम्ड सर ऑफेंडर डिक्लेयर किया। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जब अपन सेक्शन 34 की डेफिनेशन देखते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, तो उसके हम्म अंदर लिखा आता है कि बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू विच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड। हम्म तो सर मतलब जहाँ पर बीएनएसएस नहीं लगती वहां पर कोई पर्सन जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा गया है, वो वो उसको मानेंगे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारी, अरे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर संहिता नहीं लगती। कौन कौन सी जगह है ऐसी। स्टेट ऑफ नागालैंड नागालैंड, ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया। बस ऐसी जगहों की ही बात करी है इसने। और ऐसे सर एरिया सेक्शन, जो नागालैंड है, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, उनको इन्होंने मना कर दिया था। उनके अंदर भी अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पहुंच गया है और वो वहां मिल जाता है तब भी उसको सजा इसी एक्ट के तहत दी जाएगी, ऐसा कह रहा है ये। और सर सेक्शन 84 में जब सब सेक्शन 4 में अपन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन देखते हैं तो उसके अंदर सिंपल बता रहा है कि 10 years इम्प्रिजनमेंट या उससे ज्यादा। हाँ तो देखो, दोनों का संदर्भ अलग अलग है, आप दोनों को क्राइटेरिया को एक मत करो। वो जो कह रहा है वो केवल ये कह रहा है कि अगर किसी को पता चलता है ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में, और वहां पर वो डिक्लेयर कर रहा है, प्रोसीजर बता रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। यस सेक्शन जो सर। आप पढ़ रहे हो, चैप्टर जिसमें आपको प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में बता रखा है, वहां पर प्रोसीजर बता रहा है, और प्रोसीजर में समझाया है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कब डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बात समझ में। और वहां पर कह रहा है कि यस। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। आगे बात ओके समझ में सर। दोनों। तो यस दोनों सर। को आप ऐसे सीधे सीधे डेफिनेशन के हिसाब से नहीं देख सकते उसे। वो आप टॉपिक के हिसाब से देखोगे कि टॉपिक क्या कह रहा है आपका। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। यहां तक क्लियर है क्या आपको। यस सर। अब एक और चीज ध्यान रखो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। पहले तो पुलिस के लिए ये लिख रखा था कि कोई भी पुलिस वाला जो होगा वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन आपने देखा होगा बहुत लोग क्या होते हैं, बिना वजह ही अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल से थोड़े अफेक्टेड होते हैं, पॉलिटिक्स से, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो इस चीज को अब रिकॉग्नाइज किया गया है तरीके से। और लिखो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीएसपी, लिख लो। डीएसपी इस का थर्टी इंपॉर्टेंट। फाइव सेक्शन हाँ 35 सेक्शन में लिखना है हाँ क्या हाँ, सर? 35 में लिखो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डीएसपी। डीएसपी का इंपॉर्टेंट रोल आ गया आपसे। अगर मान लो किसी व्यक्ति को 3 साल या उससे कम की सजा है और आपको उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो प्रायर परमिशन लेनी होगी डीएसपी से। या ऐसा मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, ध्यान रखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपसे, या ऐसा है कोई व्यक्ति जो पागल है, उसने किसी को अपराध, उसने कोई सजा, क्या कहते हैं, किसी के साथ अपराध कर दिया है। अब वो अपराध की सजा चाहे कितनी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल का है और उसने कोई अपराध कर दिया, उसकी सजा कितनी हो, उससे कोई मतलब नहीं नहीं होगा। है। वहां पर आपको प्रायर परमिशन किस लेनी होगी, डीएसपी। डीएसपी। तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। आगे बस सर समझ। ऐसा एफआईआर में भी है ना? सॉरी। सर ऐसा एफआईआर में भी है ना? हाँ एफआईआर में भी ऐसा किया है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे ही पढ़ेंगे। अभी केवल ओके अरेस्ट के सर। बारे में समझो। यस। ठीक है, अरेस्ट में साफ साफ लिख दिया है कि अरेस्ट अगर करना है आपको, वो भी यहां ध्यान रखो, वहां पर और यहां पर अंतर है। वहां पर अपराध की इंफॉर्मेशन मिल रही है तब, यहां पर क्या हो रहा है, विदाउट द परमिशन, आप विदाउट द परमिशन अरेस्ट कर रहे हो। किसकी परमिशन होती है वैसे अरेस्ट करने के लिए। मजिस्ट्रेट की। वेरी गुड, मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है, जिसे अपन कहते हैं वारंट। लेकिन यहां पर वारंट नहीं हो रहे हैं। तो वारंट नहीं हो रहे हैं तो उन्हीं के ही महकमे का व्यक्ति
पर उनसे सीनियर अधिकारी से वो परमिशन ले रहे हैं। क्लियर होगी बातें? क्या डीएसपी से ली गई परमिशन क्या वारंट है क्या? नहीं। आगे बात समझ में, इसलिए इंपॉर्टेंट अपने आप है। चलो आगे बढ़ो। अब एक और चीज आपके लिए, अगर मान लो किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, तो आपने ये तो सुना होगा कि पुलिस ने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर किसके सामने पेश करो? मजिस्ट्रेट के सामने। तो अब एक नई चीज आपके लिए कि 24 घंटे से पहले पहले अगर मान लो किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, अब प्राइवेट पर्सन के लिए तो कोई टाइम लिमिट लिखी नहीं है। अब वो 1 दिन रखे, 2 दिन रखे, 10 दिन बाद मार पीट के फिर उसे पुलिस को दे दे, तो वैसे ही मर जाएगा व्यक्ति तो अब यहां पर प्राइवेट पर्सन के लिए भी एक टाइम लिमिट रखी गई है। क्या रखी है? 6 आवर। 6 घंटे। वेरी गुड। 6 घंटे का टाइम पीरियड है कि 6 घंटे के अंदर जैसे ही आपने अरेस्ट किया है, 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को दो। और पुलिस के वालों को कितना टाइम मिलेगा? फिर उस टाइम से 24 घंटे मिलेंगे उसे किसके समक्ष पेश करने के लिए? मजिस्ट्रेट। वेरी गुड। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए कौन सा सेक्शन? 58। 58। 50। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर जो आपके लिए काम की है, आपने पढ़ा होगा अरेस्ट हाउ मेड। सेक्शन नंबर कौन सा था सीआरपीसी का? 46। 46। वेरी गुड। सेक्शन नंबर था 46। उसमें आपने सुना होगा कि बहुत सारे पहले के जो जजमेंट रहे हैं, कोर्ट ने साफ साफ मना किया था कि हैंड कफिंग किसी व्यक्ति की भी नहीं की जा सकती। पढ़ा था ना? हाँ सर। यस सर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ के लाया जा सकता है। तो यहां पर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया इन लोगों ने कि हैंड कफिंग आप किन किन व्यक्तियों की, क्योंकि भाई हर किसी को, हमें कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति भागेगा या नहीं भागेगा? पता चल सकता है क्या इस बात के बारे में? नो सर। तो इसलिए वहां पर एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कुछ लोगों के लिए कि इन लोगों की हैंड कफिंग तो आप कर ही सकते, मतलब इनके तो हथकड़ी लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कौन कौन व्यक्ति हैं, ये आपके लिए एक अच्छा सवाल है यहां पर। याद रहेगा? यस सर। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 40। नंबर है 43। अब जो लेटेस्ट आया है, तो ध्यान वैसे याद रखो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए, रिपीट ऑफेंडर हो गए, है ना? कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में बता रखे हैं, जैसे टेररिस्ट हो गया या कोई और व्यक्ति हो गए जो इस तरीके के हो, जैसे किसी ने रेप किया है किसी का, तो ऐसे तो हीनियस ऑफेंसेस ना। तो आपको एक पूरी व्यक्तियों की लिस्ट दे रखी है, वो लिस्ट याद रखनी पड़ेगी या उनको अलग से लिख लेना अपने पास। अब आगे आइए। अब आपके सामने एक और सेक्शन जो आपके काम का है, एक है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। याद रखो ये चीजें, ये ऐसे मतलब ये है तो बहुत इलॉजिकल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी अगर आ गए तो फिर क्या करोगे? वैसे तो आपने सुना था कि मेडिकल प्रैक्टिशनर ही एग्जामिनेशन करता है, ये पढ़ा था ना आपने? यस सर। लेकिन ये भी पढ़ा था कि ये किस एक्ट के तहत करता है, पता है ना ये बात? हम्म। तो हमारे टाइम, हमारे जब हमने सीआरपीसी पढ़ रहे थे तो हमें ये पता था कि एक पर्टिकुलर एक्ट था जिसके तहत ये काम किया जाता है, उसका नाम था, आपको याद हो, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। अब ये ध्यान रखना कि ये डिलीट करके अब नया एक एक्ट आ गया है 2019 का, जिसके तहत इन लोगों को अप्रूवल दी जाएगी कि कौन व्यक्ति मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। तो उसकी एक पूरी लिस्ट इसके तहत बनती है। इसका नाम है नेशनल, लिखो अपने पास, नेशनल कमीशन एक्ट, लिख लो, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखो, कंपैरिजन में जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं, ध्यान रखना। आपने सुना होगा कि रेप अगर किसी अक्यूज ने कर दिया है किसी महिला का, ठीक है,
तो वहां पर जो अक्यूज पर्सन है उसको किस रैंक का व्यक्ति मेडिकल एग्जामिनेशन कराने ले जाता है? सब इंस्पेक्टर। ये था ना, सब। नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर, रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया डिलीट कर दिया है। आपसे कंपैरिजन में ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दो तरीके के बनेंगे वहां पे, ध्यान रखिए। एक तो बनेगा सीआरपीसी से, दूसरा बनेगा बीएनएसएस से, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा सीआरपीसी और बीएनएसएस के कंपैरिजन से। गुंजन जी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आशीष जी? यस सर। हम्म। पर सर इसमें तो ये लिखा है उपनिरीक्षक की पंक्ति का न हो, नीचे का न हो। हाँ तो मैं बता रहा हूं ना, अब वहां पर कोई भी पुलिस ऑफिसर करवा सकता है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए कमाल का, आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। वैसे तो आपको पता है ना आइडेंटिफिकेशन परेड की बात कहाँ की गई है? एविडेंस यस एक्ट। सर। एविडेंस एक्ट में कहाँ की गई है? 9। सेक्शन नंबर 9 में की गई है। और जो अभी बीएसए आया है उसमें सेक्शन 7। सेक्शन 7। 10। हाँ, सेक्शन नंबर 7। 7 में, सेक्शन नंबर 7 में वहां पर जिक्र कर दिया। अब ध्यान रखो, यही चीज मेडिकल प्रैक्टिशनर, सॉरी, जो आइडेंटिफिकेशन परेड किया जाएगा ना, जब वहां पर देखा जाएगा, पहचाना जाएगा लोगों को, तो हमेशा जब भी पहचान होगी किसी की, तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के माध्यम से ही होगी। मतलब आप फिजिकली तौर पर तो प्रेजेंस हो गई, लेकिन साथ ही साथ वहां पर ऑडियो वीडियो भी चलती रहेंगी। ये आपसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो व्यक्ति कहाँ भेजना है, कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है, तो ये पूछे कि कौन से मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो क्या लिखोगे उसका आंसर? जिसके जुरिस्डिक्शन में है उसके अंदर, जैसे जहां पे अपराध किया है, या किसी और जुरिस्डिक्शन में कर सकते हो, या दोनों में से कोई भी? जिसके जुरिस्डिक्शन में किया गया है। ये चीज नई ऐड की गई है, ध्यान रखो। सेक्शन नंबर 58, पहले 57 था, अब 58 कर दिया है। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि अब जुरिस्डिक्शन किसी भी मजिस्ट्रेट का हो, जिस भी मजिस्ट्रेट का होगा, आप उसके समक्ष उसे पेश कर सकते हो। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि आपको याद है सेक्शन नंबर 167, उसमें साफ साफ लिखी हुई थी ये बात। और 167 तो पिछली जो सीआरपीसी थी उसका, अब कौन सा जुड़ गया 167 की जगह कस्टडी को लेकर के? नया सेक्शन। छवि जी, 167 जो था जुडिशियल और पुलिस कस्टडी के संबंधित क्वेश्चन सेक्शन, उसको अभी जो नई बीएनएसएस है उसके तहत वो कौन सा सेक्शन है? सर 187। 187। 87। 187, वेरी गुड। ठीक है। अब आ जाओ समन के पास। समन जो है, फॉर्म ऑफ समन, आपने तो सबने सुना है समन कैसे भेजी जाती है। यस सर। समन हाउस सर्व, सेक्शन नंबर 61 था, 62 था। अब वहां पर एक चीज ध्यान रखिए, वहां पर एक शब्द लिख दिया गया है कि समन जो है, आप किसी व्यक्ति के घर पहुंचवाओगे, इन पर्सन पहुंचाओगे, ऐसे पढ़ा था ना अपन ने।
तो अब ये कह रहा है कि समन क्या मोबाइल के थ्रू, मेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू पहुंचाई जा सकती है कि किसी व्यक्ति को? यस सर। बिल्कुल पहुंचाई जा सकती है। अब जब आप उसे पहुंचाओगे तो क्या कोड जो सील लगाएगी, क्या अपने हाथ से लगा के भेजे या इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर करके भेज दे, सिग्नेचर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? सिग्नेचर। हाँ, यस सर, डिजिटल सिग्नेचर। बिल्कुल। डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच करके भेज सकती है, या उस पर अपने इमेज, सील कोड की जो सील है उसकी इमेज भी लगा करके भेज सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन नया बन जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि जहां पर शब्द पर्सनली लिखा हुआ था, क्या पर्सनली जब आप भेज रहे हो तो पर्सनली का मतलब ये भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलर उस व्यक्ति के मोबाइल पे अगर मेल भेज दो तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि समन सर्व करा दी? बोलो, क्या यस ऐसा सर। माना जा सकता है कि समन सर्व हो गई है, मतलब समन की तामील हो चुकी है? यस सर। बिल्कुल माना जा सकता है। तो ये आपका सेक्शन नंबर आ गया 64, जिसमें ये सेक्शन की बात की गई है। अब आपके लिए एक नया सेक्शन, सेक्शन नंबर लिखिए। सीआरपीसी का सेक्शन नंबर था 64। आपको याद है मैंने दो शब्द बताए थे, एक्सटेंडेड समन, एक्सटेंडेड सब्स्टिट्यूटेड। सर्विस ऑफ समन, और और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। दो शब्द बताए थे। उसी के यस सर। तहत एक सेक्शन है जहां पर आपको पता हो कि अगर घर में कोई व्यक्ति नहीं मिले तो उसकी जगह किसको पेश कर दो, वो समन किसको दे सकते हो? एडल्ट मेमोरी। अडल्ट मेंबर। अडल्ट मेल मेंबर को। आप ध्यान रखिए, अडल्ट तो हो सकता है लेकिन मेल मेंबर से क्या हो रहा था, न्यूट्रल जेंडर रखना पड़ेगा क्योंकि हम तो लॉ की बात कर रहे हैं। तो क्या महिला सक्षम नहीं है किसी नोटिस को लेने के लिए? है यस तो सर। इसी चक्कर में उन्होंने मेल शब्द को डिलीट कर दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। एडल्ट मेंबर। अडल्ट मेल मेंबर की, मेल मेंबर लिखना, अडल्ट मेंबर तो हो सकता है, मतलब वो व्यक्ति जो होगा वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो मेल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ, पहले स्पेसिफाई था कि एडल्ट मेल मेंबर। हाँ, और अब पहले स्पेसिफाई था कि मेल ही होना चाहिए अडल्ट में। हम्म, चलो आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर देखो, सेक्शन नंबर 84 के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो पनिशमेंट है वो पनिशेबल किससे होगा, तो इसको मेरे को दोबारा बताने की जरूरत है क्या? नो सर। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। इसे देखो, सेक्शन नंबर कौन सा था ये पहले? समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, ये एक चैप्टर भी है पूरा। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। वेरी गुड, चैप्टर नंबर है 7। कितने से कितने सेक्शन कवर करता है ये? 91 से 105। 91 से 105 तक के सेक्शंस को कवर करता है ना? तो यहां पर जो सेक्शन है 91, वो बताता था कि आप समन भेज सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगाने के लिए। ये तो पढ़ा है आपने। यस सर। तो अब ये कहता है कि क्या अब समन जो भेजी जाएगी, जैसे अपन ने कहा ना कि समन व्यक्ति को भेजने के लिए, व्यक्ति को मंगा बुलवाने के लिए भेजी जा रही थी, तो अब किसी हाँ, डॉक्यूमेंट को बुलाने के लिए भी क्या आप किसी व्यक्ति को नोटिस भेजोगे, समन भेजोगे, फिजिकल फॉर्म से भेज सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकते हो उसे? इलेक्ट्रॉनिक भी भेज सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक भी भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पर मेन चीज ऐड कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेज सकते हो, या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इनके माध्यम से भी भेज सकते हो। ठीक है। अब एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो आपके सेक्शन 91 और 92 में दो शब्द लिखे आ रहे थे बार बार, याद है कुछ? एक तो 92 91 का एक्सप्लेनेशन था, यस सर। ठीक है, और 92 में भी उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया, उस एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है।
Yes. प्रोवाइजो को। तो याद रखो एक शब्द है वहां पर टेलीग्राफ और एक था टेलीग्राम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से शब्द को डिलीट किया गया है। टेलीग्राम। तो ध्यान रखो टेलीग्राफ या टेलीग्राम जो शब्द हैं ये आज के टाइम पे कोई भी इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि आज शब्द यूज होता है मैसेज, पोस्ट, है ना, इनका यूज किया जाता है। तो टेलीग्राम जैसी चीज पहले चलती थी, अब कोई इसका रोल नहीं है, इसलिए इसे डिलीट कर दिया और ये क्वेश्चन आ सकता है। यस सर। क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट रोल बता रखा है वो 92 से जुड़ा हुआ है। जो अभी कौन सा सेक्शन है, 95। आपने पढ़ा होगा, उसका टाइटल था पहले प्रोसीजर एज टू द टेलीग्राम और लेटर, ये था टाइटल उसका। यस सर। अब टेलीग्राम डिलीट कर दिया है, लेटर रह गया है। एक ऐसा ही बेयर एक्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए बेयर एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपैरिजन को लेकर के। जैसे कि मैंने अभी एक मेडिकल के बारे में बताया था ना कि एक एक्ट आया नेशनल मेडिकल काउंसिल वाला, ऐसे हाँ। ही सेम एक्ट और आया है नया, जो अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। लो लिखो, मेटल मेटल टोकन एक्ट 1989। मेटल टोकन एक्ट 1989 को रिप्लेस किस एक्ट से किया गया है, ये क्वेश्चन बनता बहुत अच्छा। तो लिखो, द कॉइनेज एक्ट, COINAGE, द कॉइनेज एक्ट 2011। ध्यान रखो ये सारे लेटेस्ट हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ये है तो वैसे जीके के है, लेकिन लॉ से संबंधित हैं, तो इसलिए आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के। क्योंकि अभी जो मैंने बताया वो 2019 का था और ये 2011 का है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान रखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन नंबर 105 से संबंधित। सेक्शन 105 को लिख लो अपने बगल में। सेक्शन नंबर 105 और सेक्शन नंबर 107 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब मैं बता देता हूं सेक्शन नंबर 105 में बता क्या रखा है। आपको याद हो तो आपको पता होगा इस बात के बारे में कि पुलिस वाले किसी क्लोज प्लेस पर चले जाते हैं या जहां पर उनको संदेह होता है वहां पर वो पहुंच जाते हैं, तो वहां पर सर्च करते हैं चीजों को, और सर्च करके बाद सस्पिशन लगता है कि यार ये चीज चोरी की है या चुराई गई है, तो उसे सीज कर लेते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? यस सर। लेकिन 105 में उसी के बारे में बता रखा है, जब वो सर्च करेंगे सीज करेंगे तो वो करेंगे कैसे। तो कह रहा है कि उसकी ऑडियो वीडियो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और रिकॉर्डिंग को कहाँ भेजेंगे, मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। इसके बारे में बता रखा है सेक्शन नंबर 105। ये नई चीज जुड़ी है इसलिए आपके काम की है। अच्छा, ये बताओ इन रिकॉर्डिंग को भेजोगे कहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। DMSD में, जुडिशियल मिस्टेक। हाँ ये ध्यान रखिए, डीएम लिख लो साथ में। किनको फॉरवर्ड की जाती है, डीएम को, एसडीएम को, और दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेजी जाएंगी, जो भी आपके नियरेस्ट होंगे, जिनके जुरिस्डिक्शन में आप होंगे। और सेम इसी तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट एक और सेक्शन, सेक्शन नंबर है 107। सेक्शन नंबर 107 में अटैचमेंट की बात की गई है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो संदिग्ध है और आप उस प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहते हो, ठीक है, यस। फॉरफिट करना चाहते हो, या उस प्रॉपर्टी को अगर आपको लग रहा है तो आपको किसी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी पर संदेह, ये प्रैक्टिकल अप्रोच से जुड़ा हुआ सेक्शन है और इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए आपके लिए काम की चीज है। जैसे मान लो बाहर कोई स्कूटी खड़ी है, मेरे मेरे ऑफिस के बाहर कोई स्कूटी खड़ी है और मेरे को उस पर संदेह 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, ये किसकी है,
तो मैंने पुलिस को खबर दी, तो पुलिस क्या करेगी, वहां पे आएगी और उसको उठा के ले जाएगी। और पुलिस को लगेगा यार ये किस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगी, कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। अब उनको या तो डीएम एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, या उसको अपने पास सीज कर लेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होगा, ध्यान रखिए, इसके अंदर एक टाइम पीरियड लिखा है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के अंदर ये इसका निपटारा किया जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी का, संदिग्ध प्रॉपर्टी का। और इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैटर। इसको थोड़ा सा डीप पढ़ना, इसमें क्या क्या सर चीज दे इसका रखी है, और फर्स्ट जहां इसमें टाइम पीरियड दे रखा होगा वो काम का है आपका। हाँ, सर इसका ये फर्स्ट क्लोज पढ़ा दो प्लीज, क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आया था थोड़ा सा। फर्स्ट क्लॉज पढ़ा दूं? हाँ। सेक्शन, सेक्शन था 107 है ना। हाँ। देखो ये क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि मान लो पुलिस वाले कहीं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से गए थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से गए थे, तो वहां पर उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ऐसी चीज दिखी जिनके ऊपर उन्हें संदेह है कि या तो इस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई क्राइम किया गया है, या उस प्रॉपर्टी के थ्रू कोई क्राइम किया गया है। दो चीजें हैं, संबंध और थ्रू। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी। जैसे मान लो आपने किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति को ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया उसका, तो उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वहां पर वो गाड़ी संदिग्ध है या नहीं है? है। है। अगर मान लो आपने कोई सोना कहीं से चुराया और अब आपके घर में मिल गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो कोर्ट को पता चलेगा कि झोंपड़ी के अंदर सोना कहां से आया, इतना सारा। तो कोर्ट को संदेह होगा, पुलिस को संदेह होगा कि नहीं होगा उस पर? यस सर। तो क्या लगेगा पुलिस को कि क्या सोने से कोई अपराध किया है क्या? गाड़ी से तो अपराध कर दिया, सोने से अपराध किया है क्या आपने? नहीं, क्या किया है? सोने को तो चुराया होगा। सोने से सर संबंधित अपराध, अपराध किया है। दो अंतर है अपराध ना। हो गया ना। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। तो उसके बारे में बता रखा है कि कोई भी ऐसे ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिससे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में आपको अप्रूवल लेनी होगी किससे, जब उसे आप अपनी फॉरफिट करोगे तो किससे अप्रूवल लेनी होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। देखो, एक तो पहला है एसपी, क्या आपको एसपी से अप्रूवल लेनी चाहिए? कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस से। और अगर आपको लग रहा है कि एक मुझे इसके बारे में कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए, एप्लीकेशन कोर्ट को देनी चाहिए कि साहब ऐसे ऐसे ये प्रॉपर्टी मिली है, तो फिर कोर्ट वहां पर या जो मजिस्ट्रेट जो है उससे भी परमिशन ले सकते हो। पर ध्यान रखना, कोर्ट से और मजिस्ट्रेट से केवल तभी परमिशन ली जाती है जब उनके पास वो केस चल रहा है और उसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बताओ क्लियर है क्या? यस सर। सर इसके 7 क्लोज में ये लिखा हुआ है कि उपधारा 6 के अधीन पारित किसी आदेश की प्राप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट 60 दिन की अवधि के भीतर अपराध के आगमों को या तो स्वयं वितरण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी ये अधिकारी को बहुत वितरण। इंपॉर्टेंट क्लॉज है, मैंने इसी के बारे में जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। यहां से आपसे पूछा जा सकता है, मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका कोर्ट ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टी संदेह में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी उसको भेज दो। तो कह रहा है कि जिसकी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सोना मिला था किसी के घर में, वो सोना आपका नहीं था और पता चला कि एफआईआर दर्ज कराई थी किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ। हम्म। समझ में आ रही बात? तो जिस यस सर। व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो सोना किसका था, आपका था क्या? नहीं, उस व्यक्ति का था। उस व्यक्ति का था, तो देनी किसको पड़ेगी वो प्रॉपर्टी? उसी व्यक्ति को। कितने दिन में देनी पड़ेगी? 60 दिन के अंदर। आगे बात समझ में? इससे यस सर। संबंधित एक पूरा चैप्टर भी है आपका, बताओ कौन सा? वो चैप्टर 34 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी वाला। हाँ, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले जो सेक्शन थे बीएनएसएस के, वहां पर बता हाँ। रखा था 451 से लेकर के 459 तक के सेक्शंस को कवर किया गया था। हाँ। बहुत बढ़िया।
समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। हाँ। एक और शब्द बता देता हूं आपको, अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए और वहां पर, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन में है तो इसलिए मैं इसको बार बार जिक्र नहीं करूंगा, तो वहां पर अगर कहीं शब्द लिखा जाए प्लीडर, तो अब प्लीडर की जगह पे आपको क्या इस्तेमाल करना है? एडवोकेट। यस सर। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आए जहां पर प्लीडर के बारे में बात की गई हो और प्लीडर के पूछे कि भाई ये बताओ कि अब इसमें कौन काम करता है या इस केस को कौन सुनेगा, वहां पर लिखा है प्लीडर, एडवोकेट, अटॉर्नी, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वहां पर केवल आपको ऑप्शन क्या देखना है? एडवोकेट। एडवोकेट। अब अच्छा ये बताओ, मैंने ये तो बता ही रखा था आपको, हाईएस्ट रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? डीएम। बस। अब पहले जो हाईएस्ट शब्द यूज किया गया था, अब उसकी जगह वहां पर डीएम शब्द इस्तेमाल कर लिया है, तो ये कोई काम की चीज तो नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया आपको। चलो एक और सेक्शन देखो। सेक्शन नंबर है 172। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, मतलब इस सेक्शन पे स्टार लगा लो, 172। प्रैक्टिकल अप्रोच से जुड़ा हुआ सेक्शन है ये भी। आप पहले सुना होगा कि बहुत बार ऐसा होता था कि पुलिस की अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, सुनता है, तो पुलिस क्या कर सकती थी, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं दे रखा था, बस ये बता रखा था आईपीसी में कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की बात नहीं मानेगा तो उसको ये सजा हो जाएगी। आईपीसी में ऐसा प्रावधान था कि नहीं था? हाँ, उस पब्लिक सर्वेंट वाले चैप्टर में। हाँ ऐसे था, लेकिन इसके बारे में कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा था। ये अब जोड़ा है इन्होंने सेक्शन नंबर 172, क्योंकि ये अभी तक कहां पर लेते थे उस सेक्शन को? चैप्टर आईपी। नंबर 8 के तहत लेते थे। किस में लेते थे? चैप्टर नंबर 8। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। ठीक है, वहां प्रोसीजर चला देते थे। लेकिन अब इन्होंने एक नया सेक्शन इजाद कर दिया है, सेक्शन नंबर है 172। जैसे मान लो बाहर कोई व्यक्ति संदिग्ध है, मतलब कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जिसको देख करके पुलिस वालों को लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, पुलिस वाले उठा के ले जा सकते हैं क्या? हम्म। तो पहले तो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर में ले जाते थे। अब यस नया सर। सेक्शन है 172। अगर मान लो उनको किसी पेटी ऑफेंस कमिट किया है किसी व्यक्ति ने, जैसे गाली गलौज देना, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करी है, तो कितनी सजा कर सकते हैं उसके लिए? तो ध्यान रखिए, पेटी ऑफेंस के लिए 24 घंटे तक की जेल दे सकते हैं उस व्यक्ति को। और आपने देखा होगा प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत बार ऐसा होता है कि 4 4 घंटे के लिए, 5 5 घंटे तक के लिए वो जेल में पटक देते हैं और बाद में जब उनका सुलटारा निपटारा हो जाता है तो फिर उनको छोड़ देते हैं। तो बस एक यही चीज याद रखो, पेटी ऑफेंस के केस में 24 घंटे के लिए रखा जा सकता है, या 24 घंटे के अंदर अंदर उसे छोड़ा जा सकता है अगर अरेस्ट कर लिया है तो। अब एक नया चीज, अगर आपसे पूछ ले जीरो एफआईआर की बात क्या बीएनएसएस में की गई है कहीं पे, या पहले सीआरपीसी में भी लिखी हुई थी कहीं पे? क्या लिख। जीरो एफआईआर का जिक्र किया हुआ है क्या? हाँ। कहाँ किया गया है? सर सेक्शन नंबर 173। 173 का कौन सा क्लॉज? सर 1। क्या लिखा है ऐसा कि आपको पता चला गया कि वो जीरो एफआईआर है? ये इर्रिस्पेक्टिव कोई एरिया कहीं भी अपन कंप्लेन करवा सकते हैं वहाँ पे वेरी ऑथोरिटी गुड, से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए वहां पर एरिया को अब क्या कर दिया है, क्राइटेरिया बढ़ा दिया है, कह रहे हैं कि चाहे जुरिस्डिक्शन हो चाहे नहीं हो उस थाने का, वहां पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो। और इसी को तो हम जीरो एफआईआर कह रहे थे अब तक।
ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले सीआरपीसी में क्या जीरो एफआईआर का कहीं जिक्र था? नहीं था, केवल प्रैक्टिकल कागजों में तो था, लेकिन उसका सीआरपीसी में कहीं जिक्र नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी बस। लेकिन अब इसका जुरिस्डिक्शन तय कर दिया गया, मतलब यहां पर डिफाइन कर दिया है जीरो एफआईआर। अच्छा, आपसे पूछ ले जाए, क्या ईएफआईआर भी जैसी कोई चीज होती है क्या? यस सर। कहाँ डिफाइन कर रखा है? 173 के क्लोज टू में। क्लॉज अभी 2 में क्या नहीं है है, ये? सर 1 में इस है। बी में है, बी में। जहां पर लिखा है किसके माध्यम से आप करवा सकते हो एफआईआर? बाय इले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर आपने एफआईआर कराई है, तो आपको साइन उसमें कितने दिन के अंदर अंदर करने पड़ेंगे? 3 दिन में। ठीक है, तो थोड़ी हम्म। सी ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा बताओ, एक और सवाल। अगर मान लो कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर किसी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन तो दी है, और वो इंफॉर्मेशन के बारे में जब पता चला तो सजा का प्रावधान ये था कि उसमें जो पनिशमेंट हो सकती है किसी व्यक्ति को, वो 3 साल, ऐसा अपराध किया है जो पनिशेबल है 3 साल या उससे कम का, तो उस केस में पुलिस वाला क्या करेगा? डीएसपी की प्रायर परमिशन लेगा। क्या करेगा? डीएसपी की प्रायर परमिशन लेगा। नहीं। सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी एंड वो प्राइमरी से देखेगा कि केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। नहीं, ये तो एफआईआर रजिस्टर करने उस के केस लिए। में उसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, तभी जाकर के वो आगे एक्शन ले सकता है उस केस। अब इसमें लिख लो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि उसे प्राइमा फेसाई उसे देखना है। ध्यान रखो, सीआरपीसी में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट कहीं नहीं दे रखा था, लेकिन यहां पर अब साफ साफ उसको जोड़ दिया गया है नए चैप्टर के तहत। प्राइमा फेसाई चीज देखने के लिए, मतलब प्रथम दृष्टया कि सच में ये केस बनता भी है या नहीं नहीं। बनता है। 3 साल से ज्यादा का केस और 7 साल से कम कम। का। एक और चीज, आपको पता है कि नॉन कॉग्निजेबल केस है और उसकी कंप्लेंट कोई व्यक्ति लिखवाने आता है और पुलिस थाने चला जाता है, क्योंकि वो वकील थोड़ा ना, उसको क्या पता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो वो पुलिस वाले जो हैं उस व्यक्ति को कहाँ भेज देते हैं? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, लेकिन वो खुद अपने पास भी कुछ लिखते हैं क्या? हाँ, अपनी वो बुक में लिखते हैं ना, उसको जो से स्टेट सर गवर्नमेंट द्वारा जो बुक प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर अपना। हाँ बताओ, गुंजन जी बताओ क्या बता रहे हो? यस सर, ये कह रही थी मैं कि अपनी जनरल डायरी में लिखते हैं कि सब्सटेंस बिल्कुल। की क्या बात हाँ, ये ध्यान रखिए कि उनको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि उन्होंने किस व्यक्ति को क्या निर्देश दिए थे, कि किस चीज के बारे में कहा था, और उनके पास कोई व्यक्ति आया था क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, पता चले कि पुलिस वाला तो कुछ लिखा ही नहीं, उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि व्यक्ति कौन आया था, क्यों कौन नहीं आया था। इसलिए उनको ये चीज लिखनी होती है अपने पास। इसे कहते हैं डेली डायरी रिपोर्ट, जिसके अंदर ये मेंशन करते हैं। ये डेली डायरी रिपोर्ट इनको कहाँ सबमिट करनी पड़ती है और कितने दिनों में सबमिट करनी पड़ती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बताओ। है। सर मजिस्ट्रेट। 14 डेज में मजिस्ट्रेट को। कितने दिन में करनी पड़ती है? 14 डेज। 14 डेज। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, फोर नाइटली, फॉर्ट नाइटली। अंडरलाइन करो उस शब्द को। फॉर्ट नाइटली का मतलब होता है 14 दिन, 2 सप्ताह। लेकिन किन केसेस की करनी होती है ये रिपोर्ट? नॉन कॉग्निटिव केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस। अच्छा बताओ मुझे, 156 के क्लॉज नंबर 3 के बारे में क्या जानते हो आप?
क्या? 156 क्लॉज नंबर 3 सीआरपीसी और बीएनएस सर, बीएनएसएस। सीआरपीसी। तो सर सीआर इसमें होता है तो वो है कि ना। एक नॉन एक एक कॉग्निजेबल, ही व्यक्ति बोलो। हाँ सर सभी जी। नॉन कॉग्निजेबल केस में पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या करना? पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर, सॉरी, अरेस्ट विदाउट वारंट। हम्म। और कोई बताइए। सर सर 150 क्लॉज 3। विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से कर सकता है कॉग्निजेबल केस के अंदर। तो उसमें 3 क्लोज में ये बताया कि डायरेक्ट जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस की पावर रखता है वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है किस वन केस में दे सकता है? कॉग्निजेबल केस में। अरे भाई अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सही बताया। लेकिन ये कब उसके पास पावर आती है कि 156 की थी, 156 के क्लॉज नंबर 3 में आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत पड़ जाती है? कौन से केस में ये काम होता है? आपने बिल्कुल सही बताया शालू जी कि कॉग्निजेबल केस में होती है ये चीज। लेकिन होती कब है ये बताओ मुझे। और पुलिस रिपोर्ट होती है ना उसमें से, वो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए 154 के तहत अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है जबकि आपको पता है कि वो कॉग्निजेबल केस है, याद आ गया कुछ छवि जी? यस सर। तो फिर उस केस में आपको एक वैसे तो लिखा है कि आप इंस्पेक्टर के पास या थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराओ, लेकिन थाने वाला भी नहीं लिखता है तो फिर कहाँ जाना पड़ता है आपको? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। एसपी के पास जाना पड़ता है। और अगर एसपी ने भी उस पर संज्ञान नहीं लिया तो फिर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट। फिर मजिस्ट्रेट के पास। कौन से सेक्शन के तहत? 156(3). 156 क्लॉज नंबर 3 के तहत जाना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके लिए कहाँ का है? यस। सर 156 में तो वो ऑर्डर देता है। क्या कह रहे हो? सर 156 3 में तो वो ऑर्डर देता है सर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने का। समझ में नहीं है क्या बोला। हाँ क्या बोल रहे हैं सालू जी? कि 156(3) में तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन करने का। तो मैंने कब मना किया है? तो वो यही तो कह रहा है कि जब एफआईआर उन्होंने नहीं सुनी है तो फिर आपने एप्लीकेशन दी है किस बात के लिए कि साहब मेरी एसपी भी नहीं सुन रहा और वो इंस्पेक्टर भी नहीं सुन रहा है, तो कम से कम आप तो इसमें कोई एक्शन लीजिए। तो फिर वो कौन से कोर्ट के पास जाता है? उस कोर्ट के पास जिसके पास कॉग्निजेंस लेने का अधिकार होता है। किस सेक्शन के तहत? जिसके 190। पास 190 की पावर होती है। आगे बात समझ में? तो फिर वो ऑर्डर देता है उस पुलिस वाले को, या खुद अपनी तरफ से इंक्वायरी भी कर चाहे तो करवा सकता है। इसके बारे में भी प्रावधान दिया हुआ है कि इसमें साफ साफ लिखा है आपको, जो बीएनएसएस में ये कुछ प्रोविजन जोड़े हैं, टू और इसमें 3 और 4 जो सबसेक्शन है उनको पढ़ के जाना आप। उसमें ये बात लिखी हुई है कि कैसे काम करेगा वो। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो 156 के क्लॉज नंबर 3 का जो स्टेज है वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज है या पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है? प्री कॉग्निजेंस स्टेज है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। एक और एक और 75। फॉरेंसिक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तो ये 175 में ये जो क्लोज 4 है ये नया ही जोड़ा है क्या, या फिर ये पहले तो नहीं था ये क्लोज? 175? हाँ, इसका बीएनएसएस का। हाँ अरे रुको तो सही है, मैं तो बता दूं। एक जो 175 की जो बात आपने बता दिया ना 175, अभी तो पढ़ाया था। हाँ हाँ, 175 जो है उसके अंदर जो 3 और 4 है ना, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, वो बेसिक अमेंडमेंट है। लेकिन उनका रिलेशन, मतलब जो ये जो कॉग्निजेंस की स्टेज बता रखी है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाएगा, पहले ये तरीके से लिखी नहीं थी। हाँ। लैंग्वेज परफेक्ट नहीं दे रखी थी। अब उस लैंग्वेज को सटीक कर दिया है उसमें, मतलब एक तरीके से उसे सेट कर दिया उसमें यस लिख सर। करके। पहले तो केवल यूं ही बता रखा था कि 190 के तहत जो पावर होगी उसके तहत एक्शन ले सकता है, लेकिन क्या कर सकता है वो एग्जैक्टली अब इसमें लिखा हुआ है जो अभी मैंने बताया।
ठीक है, आगे देखिए, सेक्शन नंबर है 176 बीएनएसएस का। इसके अंदर एक नई चीज जोड़ी है, वो है फॉरेंसिक। ये आपके लिए काम की चीज है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कहाँ जिक्र किया गया है, या फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं उनका जिक्र कहाँ किया गया है। और ये पूछा जा सकता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन जो करवानी होती है वो किन अपराधों में करवानी होती है। देखो, ऐसे केसेस जिनमें, ऐसे अपराध जिनकी सजा 7 साल से लेकर के कितनी है, डेथ पेनल्टी तक की है, ऐसे अपराधों में क्या किया जाएगा, फॉरेन एक्सपर्ट्स की सहायता ली जा सकती है। क्लियर होगी बात। एक सर ये आपने, 320 हाँ में बोलो। है, 329 सेक्शन में। T29। यस सर। 329 में क्या दे रखा है। रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। अच्छा, वहां पर, हाँ, ये जो सेक्शन जो आपने बताया ना अभी, ये भी न्यू एडेड किया है, नया ही ऐड किया है, अलग से पहले कोई सेक्शन नहीं था ये। सर 293 में था ये। 293, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पहले अभी 290 अभी में जस्ट ऐड भी किया है ऐसा कोई सेक्शन इन्होंने। टू 93। पहले सीआरपीसी में था ये। 293 में तो वहां पर केवल रिपोर्ट की बात की गई है। डीएनए समझ, रिपोर्ट्स वगैरह की। वहां पर रिपोर्ट्स की बात की गई है। मैं पब्लिक सर्वेंट्स, और जो आपने बताया ना जिन लोगों के नाम लिए कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट, पब्लिक सर्वेंट्स, उनको कहाँ कब बुलाया जा सकता है, उसकी पावर जो है अलग से सेक्शन में दे रखी है, अलग से ऐड कर रखा है वो सेक्शन। यस सर, यस सर। यहाँ पर तो केवल रिपोर्ट की बात की गई है भाई। चलो आगे देखो, कहाँ पहुंच गए अपन। 176। वन सेवेंटी सिक्स। सर ये नहीं नहीं, 170 176। एक फोरेंसिक मिनट रुको। रिपोर्ट है। हाँ, देखो, एक और चीज देखो यहाँ पर, एक सेक्शन था आपका 160, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको याद है। अगर कहीं पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले क्या करते हैं, विटनेसेस को अटेंड करवाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ पर आओ, आपके एग्जामिन करने हमें, स्टेटमेंट ले लें। सुना है इसके बारे में। यस सर। यस सर। कौन सा सेक्शन है, 160। उसके अंदर एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है उसमें कुछ चेंज किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि आप वो किसी भी व्यक्ति को बुलवा सकते हैं और उसको वहां पर बुलाने की उपस्थिति के लिए कह सकते हैं। कहाँ पर बुलवाएंगे, थाने में बुलवाएंगे। जनरल प्रोविजन तो ये था, लेकिन आपने पढ़ा होगा 15 साल की लड़की, बच्चा, कोई 60। ऐसा है बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति, उनको नहीं बुलवाएंगे, उनके लिए छूट दे रखी है कि उन वो जहां कहेंगे वहां आ सकते हैं। तो वहां पर वो 65 ईयर वाला जो कंसेप्ट था उसको 60 ईयर कर दिया है। ठीक है। यस सर। अब एक और चीज आपके लिए, वो है सेक्शन नंबर 164, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे तो भूलना ही मत। 164 के अंदर आपको पता है ना, जुडिशियल कन्फेशन की बात हो रही है वहां पर। यस सर। यस तो सर। वहां पर कन्वेशन। दो शब्द दे रखे हैं, एक तो कन्फेशन और दूसरा क्या था, स्टेट। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। तो कन्फेशन तो आपको पता ही है, तो कन्फेशन में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में बहुत सारे चेंजेस कर रखे हैं इन्होंने। अब ये पूरी एक लाइन दे रखी है, कुछ क्लॉजेस दे रखे हैं प्रोवाइजो के साथ। कौन से सेक्शन में, तो ध्यान रखो,
183। 183 का सबसेक्शन नंबर 6 के ए है, उसके अंदर ABCD करके 4-5 प्रोवाइजो दे रखे हैं, और ये पांचों याद रखने हैं आपको। पढ़ लेना एक बार, अपने ऊपर निकाल लेना दिमाग से, मतलब एक बार रीड कर लेना इनको। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो। एक है 163(6)(a) का एक प्रावधान इसमें मैंडेटरी कर रखा है कि मान लो किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें सजा कितनी है, 10 साल या उससे ज्यादा है, मतलब डेथ पेनल्टी तक है। तो अगर मान लो उस केस में कोई विटनेस अगर मिल जाता है, तो क्या विटनेस का जुडिशियल स्टेटमेंट लेने क्या मैंडेटरी है क्या? पहले तो यस। यस केवल सर। अक्यूज की बात होती थी, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है अब? विटनेस विटनेस। की। एक और बात बता देता हूं, आपने पढ़ा होगा कि जुडिशियल कन्फेशन में कोई भी मजिस्ट्रेट जो है क्या कर सकता था, अगर मान लो अक्यूज ने किसी महिला का रेप कर दिया, तो रेप, जिसका रेप हुआ है वो विक्टिम हो गई। अब उस हम्म। विक्टिम के स्टेटमेंट लेने होते हैं, तो हम्म। स्टेटमेंट कौन लेगा? मजिस्ट्रेट लेगा। लेकिन पहले इसको डिसाइड नहीं कर रखा था कि मजिस्ट्रेट महिला होगी कि पुरुष, लेकिन अब लिख दिया कि भैया वहां पर ऐसा स्टेटमेंट केवल वही रिकॉर्ड कर सकता है जो महिला होगी। अगर महिला नहीं है तो उस केस में ही पुरुष करेगा, नहीं तो महिला को ही ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने होंगे। एक और क्वेश्चन 164(a) के लिए एक चीज मैंडेटरी कर दी है कि अगर मान लो किसी विक्टिम ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तो उसकी रिपोर्ट कितने टाइम के अंदर अंदर आनी चाहिए? 24 आवर्स। 7 दिन। नहीं, 7 दिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 दिन लिखो अपने पास। सेक्शन नंबर है 184 BNSS, उसके अंदर 7 7 दिन का प्रावधान है कि जिस दिन से मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गया है उस दिन की डेट से 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट बना करके देगा। अभी मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, याद हो तो, सेक्शन नंबर 105, याद है? BNSS का मैंने कहा नया ऐड हुआ है, यस सर। जहां पर मैंने बताया था कि सर्च कर सकता है पुलिस ऑफिसर किसी भी जगह को, और वहां की वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाएगा और उसकी एक कॉपी किसको भेजेगा? हाथ किया तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, DM को, है ना, भेज सकता है ना। ये यस पढ़ा था सर। पता है? अब यहां पर एक चीज बता रखी है कि कितने टाइम के अंदर अंदर ही भेजनी पड़ेगी, टाइम लिमिट डिसाइड कर रखी है। तो ध्यान रखिए, 48 घंटे के अंदर अंदर उनको मजिस्ट्रेट को उसे सबमिट कराना पड़ेगा, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑडियो वीडियो बनाई थी वहां पर, उसकी एक कॉपी भेजनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे हाँ? कौन से सेक्शन में है? कौन से सेक्शन में? 185। ओके सर। अब देखो सेक्शन नंबर 167 और 187, याद है ना, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी। तो छवि जी, अब मुझे बताओ कि क्या इसमें चेंज हुआ है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। सर इसमें यह है कि 90 डेज, 60 डेज और 90 डेज का जो है वो कम कर दिया गया है। क्या मतलब कर दिया कम? उनको, आई मीन 40 डेज और 90 डेज कर दिया सर। 40 डेज और 90 डेज, सॉरी या 40 डेज और 60 डेज? सॉरी, 40 डेज और 60 डेज। किन किन केसेस में किया है? अगर 90 डेज की कस्टडी है तो कितने टाइम के अंदर अंदर आपको पुलिस कस्टडी में 15 दिन के लिए रख सकते हो उसे? 60 दिन में सर।
और अगर 60 डेज की है तो 40 days। हाँ, याद रहेगा ये तो, इसमें तो कोई यस। दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। मतलब इसका ये है कि अगर जुडिशियल कस्टडी किसी केस में 60 दिन की हो रही है, तो जो पहले के 40 दिन है उसी के अंदर आप 15 दिन के लिए ही उसे कहाँ भेज सकते हो, पुलिस कस्टडी में भेज सकते हो। आगे बात समझ में? यस सर। चलो, एक सेक्शन था आपका 173। 173 तो आपको सबको ही पता है, चार्जशीट के बारे में बताता है, पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जिसे अपन कहते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक पहले सब सेक्शन जोड़ रखा था, मतलब एक नया सेक्शन ऐड कर रखा था, उसको अब सब सेक्शन बना दिया गया है। ठीक है, वो कौन सा है? पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, सेक्शन नंबर 4 में, 8 में, 10 में, 12 में, उनकी उनकी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी है तो कितने घंटे के अंदर या कितने दिन में होनी है? तो क्या लिखा है? 2 महीने का टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर अंदर कंप्लीट कर दे। ये 2 महीने तो पहले भी तो था रेप से संबंधित मामला। वही मैं बता रहा हूँ, पहले केवल एडी इंसर्ट करके डाला था, तो ABCD में डाला हुआ था, हाँ उसको सबसे अब इसको सबसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। पर बस मैंने तो इसलिए बताया जिससे याद रहे कि 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा ही होता है। इसके अलावा रेप के केसेस होते हैं, गैंग रेप के केसेस होते हैं, उनमें भी यही प्रावधान लागू होता है, 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ट्रांस इस चार्जशीट की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कभी कभी आपको खुद को ही बार बार कहाँ जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, और पूछते हो कि साहब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। लेकिन अब एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है कि पुलिस वालों को ही 90 दिन के अंदर अंदर, अब इन्फॉर्मेंट जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है और या वो विक्टिम जिसने ऐसा FIR दर्ज करी है, उसको क्या करा जाएगा, उसको 90 दिन के अंदर अंदर उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस बतानी पड़ेगी कि क्या प्रोग्रेस हुई है। देख लो इसे 90 दिन को क्राइटेरिया को। एक और चीज, आपको पता है सुसाइड के बारे में, सुसाइड रिपोर्ट बनाई जाती है, यस सर। इंक्वायरी की जाती है। तो एक्चुअली क्या होता था कि पहले पुलिस जो है ना ऐसी रिपोर्ट बना के लाती थी, लेकिन वहां पर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर रखी थी उसकी, सेक्शन नंबर 176 में बताया ना इसके बारे में, 174। हाँ दो सर। दो तरीके की चीजें बता रखी थी, एक तो सुसाइड की रिपोर्ट और एक था इंक्वेस्ट रिपोर्ट, याद है? हाँ। यस सर। तो अब उसका एक क्राइटेरिया लिमिट कर दिया है इन्होंने, फिक्स कर दिया है कि आपको ये रिपोर्ट कितने दिन के कितने घंटे में देनी है। तो कह दिया कि अगर सुसाइड हो जाती है, कोई भी ऐसी घटना होगी, तो DM SDM को ये जो आपको रिपोर्ट देनी है वो आपको 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। यस सर। एक और देखिए आपके काम की चीज। हम्म, आपने पढ़ा होगा, क्या था चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 का नंबर नाम क्या था, टाइटल क्या था? इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग। कंडीशन। क्या था? कंडीशन, रिक्विजिशन एंड इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, यही था ना? उसमें जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, तो यस मान सर। लो अगर जज ने कोई अपराध कर दिया,
किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई अपराध कर दिया, तो किससे प्रीवियस पहले सैंक्शन किससे लेनी पड़ती थी, अप्रूवल किससे लेनी पड़ती थी, सुपीरियर ऑफिसर। किससे लेनी पड़ती थी? सुपीरियर ऑफिसर। सुपीरियर ऑफिसर से, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सुपीरियर ऑफिसर क्यों देगा, वो तो बेचारा फंस जाएगा उसके चक्कर में। मान लो आपसे कोई ये पूछे कि साहब मैं इसके ऊपर केस कर दूं, और आपने हाँ कर दिया तो मेरा निशाना क्या वो होगा या आप होगी? सर। समझ रही हो मेरी बात? गवर्नमेंट। तो कभी भी यस। सुपीरियर ऑफिसर ऐसा नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो अपनी प्रीवियस अप्रूवल दें। आप ध्यान रखिए, इसका भी एक टाइम लिमिट कर दिया। क्या होता था कि जज के और ये केसेस होते थे ना, ये पॉलिटिकल वे में चले जाते थे, सारे पॉलिटिक्स में चले जाते थे। तो इससे क्या होता था कि कभी इनके ऊपर एक्शन ही लेना नहीं होता था, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, जज के ऊपर। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया इसका। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 120 डेज लिखो। अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है आज, आज से लेकर के 120 दिन के अंदर अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सैंक्शन कर देती है तो ठीक है, और अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा? ऐसा मान लिया जाएगा कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी, अप्रूवल दे दी। एक और चीज ध्यान रखो, सेक्शन नंबर 200 जो था आपका, उसमें बहुत सारे चेंज कर दिए इन्होंने, मतलब ये पूरा सेक्शन ही चेंज कर दिया इन्होंने। तो आपको थोड़ा सा इससे ध्यान रखना पड़ेगा। टाइटल सेम है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। इसमें जो मेन बेसिक चीज है वो है कि अगर मान लो मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेके जाता है, तो मजिस्ट्रेट जब एग्जामिनेशन करेगा तो ध्यान रखिए वहां पर सबसे पहले अक्यूज को जरूर सुनेगा। किसको सुनेगा पहले? अक्यूज का। एक्यूज को। हाँ, अक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्या, सुने जाने की, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कौन सा प्रिंसिपल है ये नेचुरल जस्टिस का? ऑडियो ऑल्टरिंग ऑडियो पार्टन। आइटम पैटर्न। हम्म। तो तब तक क्या होगा कि जब तक अक्यूज को ना सुन ले, तब तक कोर्ट क्या कॉग्निजेंस ले सकती है उसमें? नहीं। नो सर। नहीं ले सकती। ये बात कहाँ पढ़ी थी हमने? सेम इसी तरीके से आपको याद हो सेक्शन नंबर 273 कि विटनेस के अगर हाँ, एग्जामिन किए जाते हैं तो अक्यूज की प्रेजेंस में ही, होंगे। नहीं तो क्या वो वैलिड होते हैं क्या? नहीं होते। जनरली नॉट। सॉरी। सर जनरली नॉट। हाँ। हाँ तो जनरल ही पूछ रहा हूँ, एक्सेप्शन थोड़ा ना पूछ रहा हूँ इसके। हाँ, जनरली नहीं होते, लेकिन अगर एक्सेप्शन में तो वो है ना कि एक्सेप्शन, रेप अगर एक्सेप्शन तो किसी। हर चीज के होते हैं। ये सर। सर पिछली बार हम बोल रहे थे तो आपने बोला जनरली बोलो, और अब बोल रहे हैं तो आप बोलोगे एक्सेप्शन हर चीज पे होता है। नहीं, जनरल 273 है, फिर उसके बाद अगर जब पढ़ोगे तो 299 में पढ़ोगे इस बात के बारे में कि बहुत बार ऐसा हाँ, भी क्योंकि होता है कि, ऐसे। हाँ, अगर मान लो अक्यूज भाग गया तो फिर कैसे लोगे उसके एविडेंस? हाँ, ये दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यस सर। ठीक है। एक और चीज, यहां पर एक क्लॉज नंबर, इसी का सेक्शन नंबर 200 में जो मेन बात ये रखी है, अगर मान लो कोई कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ की जाएगी, तो क्या मजिस्ट्रेट उस केस में भी कॉग्निजेंस ले सकता है क्या?
तो यहां पर इसका क्लॉज जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्लॉज ए और बी से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है, मतलब ये प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जो क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों ही हैं इंपॉर्टेंट। तो सीधी सी बात है कि पब्लिक सर्वेंट को पहले तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसे सुना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि उस केस में पब्लिक सर्वेंट का जो सीनियर ऑफिसर होगा वो अपनी तरफ से एक रिपोर्ट बनाएगा कि एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ क्या था उस टाइम पे, जिसकी वजह से ऐसी वारदात हुई है और इसको कंप्लेंट लिखनी पड़ी। तब जाकर के ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस केस में कॉग्निजेंस ले पाएगा। क्लियर होगी बात है? यस सर। अब ध्यान रखना, सीनियर ऑफिसर जो है उसने अप्रूवल नहीं दी है, केस नहीं, केस करने के लिए हाँ ना नहीं किया उसने, उसने क्या करा है, केवल रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट बनाई है कि हुआ क्या था। लेकिन क्या वो डिसाइड कर रहा है क्या ऐसे केस में? नहीं। नहीं, डिसाइड नो कौन सर। करेगा? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट करेगा। नहीं तो सबसे पहले अपने सीनियर को जाके ठोकेगा वो। एक और क्वेश्चन, पैटी ऑफेंस के लिए पहले कितना अमाउंट ऑफ फाइन था? 1000। 1000 रुपए। अब कितना हो गया है? 5000। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। प्री का क्वेश्चन है कि पैटी ऑफेंस के लिए पहले लिमिट अमाउंट कितनी थी, वो थी 1000 रुपए, अब कितना हो गया है? 5000 रुपए। ये भी अलग से लिख लो, सेक्शन नंबर कौन सा है? 229। 200, 229, 229। 229। ऐसे ही सेक्शन नंबर है 230। सेक्शन नंबर था 207, जहां पर सप्लाई करने के लिए कहा था, डॉक्यूमेंट को सप्लाई करना होगा आपको, क्योंकि भाई केस चालू हो गया है तो अक्यूज को पहले डॉक्यूमेंट तो देने पड़ेंगे ना, कि भाई मेन मेन क्या चीज हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या चार्जशीट बन के आई है। तो वो डॉक्यूमेंट कितने दिन में देने पड़ेंगे, ये भी टाइम लिमिट फिक्स कर दी है, जिससे क्या हो कि अक्यूज अपने वकील को लाए और वो एविडेंसेस इकट्ठा कर सके अपने डिफेंस के लिए। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। नहीं तो अक्यूज क्या होता है, चक्कर काटते रह जाता है। इसलिए यहाँ पर एक टाइम लिमिट बाउंड किया गया है। कितना टाइम पीरियड है बताओ? 14 days। वेरी गुड, 14 डेज याद रखो। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर आपको मान लो अपना, मैं देखो सपोज करो 193 के बारे में पता है क्या है? यस सर। क्या है? कमिट करना केस को कोर्ट ऑफ केस सेशन। को कमिटल कर देना है ना, कमिट कर देना। किसको दोगे कमिट करके? कोर्ट ऑफ सेशन। अपना केस किसको भेज दिया आपने? कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दिया। अब ध्यान रखिए, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब भेजा जाता है ना, तो सारे डॉक्यूमेंट पहले किसके पास थे? डॉक्यूमेंट किसके पास थे सारे? सीजेएम के पास। मजिस्ट्रेट के पास थे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ने क्या करना था, उन सारे डॉक्यूमेंट को कहाँ, केस को कहाँ भिजवाना था आगे? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन भिजवाना था। अब कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा मैटर, तो वकील पीपी होगा अब एपीपी की जगह। हाँ। तो वकील भी चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर केवल सेशन कोर्ट में कौन अपीयर होता है, कंडक्ट कौन कराता है केस को? पीपी। कौन सा सेक्शन? 225। 225, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर यही बात याद रखनी है आपको, कि जब भी केस कमिटल करवाया जाता है तो पहले क्या होता था कि केस को कमिट करवाने में ही कम से कम 10 महीने, 1 साल, 2 साल लगा देते थे ये लोग। और के फाइल नीचे की नीचे ही पड़ी थी, मतलब उसको पता होने के बावजूद भी मैटर अपने पास ही पटक रखा उसने, जज ने, और उस फाइल को नहीं भिजवा रहा आगे। और बेचारा अक्यूज जो है वो परेशान है, क्योंकि मैटर आगे जाएगा जब तो केस की सुनवाई होगी आगे जाके। यस सर। इस चक्कर में इस टाइम लिमिट को भी बाउंड किया गया, और क्या लिख दिया कि विद इन 90 दिन। 90 डेज, अंडरलाइन करो, कि जिस दिन से केस को कमिटल करने की बात की जा रही है उस दिन से 90 दिन के अंदर अंदर आपको ये मैटर कहाँ भेजना पड़ेगा? कोर्ट ऑफ सेशन के कोर्ट पास। ऑफ सेशन भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर 90 दिन में भी नहीं भेजा और आपको लग रहा है कि सब मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि इनके पास तो रीजंस होते हैं,
तो फिर आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और एक्सटेंडेड पीरियड कितना कर दिया जाएगा आपका? 180। वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सभी चीज समझ में आ रहा है? यस सर। अब लिख लीजिए। देखो, एक्चुअली क्या होता था, केस जब ट्रायल में जाता था, मान लो सेशन ट्रायल चली तो सेशन कोर्ट के पास चला गया मैटर। तो जब सेशन कोर्ट के पास जाता है मैटर, तो सेशन कोर्ट दोनों को बुलाता है फर्स्ट हियरिंग के लिए, क्योंकि अभी वो चालू नहीं कर रहा केस, पहले तो उन लोगों को सुन रहा है, उनकी बातें सुन रहा है कि हुआ क्या है मैटर में। फिर उसको लगता है कि यार केस चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए ये बात, कि जैसे ही केस कमिटल में आ गया था, कमिटल किसको कर दिया गया था? पेशेंट को। उस दिन की डेट से लेकर के 60 डेज, कोर्ट ऑफ सेक्शन। ध्यान रखो कितनी डेज, 60 डेज 50 के days। अंदर अंदर उसको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। किसको लगानी पड़ेगी? अक्यूज्ड पर्सन को। किस बात के लिए? कि साहब मुझे डिस्चार्ज कर दिया जय। 60 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। क्या उसकी एप्लीकेशन लगाने से क्या डिस्चार्ज कर देगा क्या कोर्ट उसे? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट हियरिंग हुई है, उसमें बातें सुनने के बाद उसको ऐसा लग रहा है तो ही डिस्चार्ज करेगा मैटर को, और नहीं तो आगे क्या कर देगा उस पर? हाँ, क्या करेगा? चार्जेस फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम कर देगा। अच्छा, चार्ज फ्रेम करने के बाद क्या करता है? चार्ज फ्रेम करने के बाद उसे पूछेगा कि क्या तुम प्ली करते हो गिल्टी। क्या तुम गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं, मतलब तुम अपनी जो जो चार्जेस तुम्हारे खिलाफ लगाए हैं, क्या इस जुर्म को स्वीकार करते हो या? या नहीं। वो कहता सब करता हूं। तो क्या सच में उसको सजा दे दी जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा? क्या यस करेगा सर। मजिस्ट्रेट? क्या ऑप्शन होते हैं मजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास? तो फिर सेशन, बाद में वो करता है तो डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए बुलाएगा उसको, डेट फिक्स करेगा प्रोसिक्यूशन के एविडेंस की। क्या यही पावर होती है उसके पास? मेरी तो बात यदि सुनो, मेरी बात सुनो। सर वो उसने गिल्टी को प्ली कर लिया, उसने कहा कि साहब मैं ही दोषी हूं, तो कोर्ट फिर ट्रायल चलाएगा क्यों, डेट क्यों फिक्स करेगा आगे की? तो कन्विक्ट उसको कर सर देगा फिर उसको। सजा तो तो वो देगा वो 325 और एक 360 को ध्यान में रखते हुए। हाँ बताओ बताओ, एक एक करके। छवि जी आप बताओ क्या बोल रहे हो? कन्विक्ट कर देंगे उसको। कन्विक्ट कर देंगे? यस क्या उसके सर। पास यही काम है कि कन्विक्ट कर दे डायरेक्ट? सर पहले वो उसे सुनेगा, यदि वो प्ली बार्गेनिंग करता है तो उसको थोड़ी माफी दे देगा और फिर जजमेंट। सोच समझ के सर बताओ कि उसे करेगा दंड के क्या। बिंदु पे हाँ दंड आशीष के जी। बिंदु पे सुना जाएगा, और फिर सर पॉइंट वो दंड के बिंदु पे सुना जाएगा, फिर वो उसकी सजा वगैरह वो जो भी देखते हैं कम हो जाएगी। फिर आपने ढंग से नहीं पढ़ा सेक्शन, और बताओ हो सकता है? सर वो उसको आर्ग्यू होगी, आर्ग्यू के बाद सुनेगा और उसको एक्विटल कैसी करेगा बातें मतलब। कर रही हो, आर्ग्यू डायरेक्ट आर्ग्यू चालू कर दिए, ट्रायल भी नहीं चालू करे तो मैंने तो ट्रायल भी चालू नहीं करे, मैंने तो केवल उसी से क्वेश्चन पूछवाया था जज से कि इससे पूछ लो, आपने ट्रायल चालू कर दिए। तो सर 325 360 को ध्यान में रखते हुए उसको फिर कन्विक्ट करेगा, उसकी डिस्कस्ट्री पावर है कोर्ट नहीं, की। ध्यान रखो, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है तो वो ये काम नहीं करता कि उसे सजा दे दे डायरेक्ट। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये है कि मान लो जिस व्यक्ति ने अपनी गिल्टी को प्ली किया है, क्या पता उसने किसी के दबाव में आकर के ऐसा किया हो, उसके बच्चे को किसी ने किडनैप कर रखा हो। यस सर। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। तो फिर अगर ऐसे केस में उसको सजा दे दी तो सबसे बड़ा दोषी कौन, जज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। इसी चक्कर में वहां पर शब्द यूज किया गया है, इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब वहां पर लिखा तो है कि मे कन्विक्ट, मे का मतलब क्या हाँ, है? कि वो उसे कर भी सकता है, वो तो ये कर तो मैंने भी बोला ना कि कर उसका भी सकता डिस्कस्ट्री है पावर है कि और चाहे तो। नहीं भी कर सकता है, और अगर मान लो उसने कर दिया जब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं कर सकता तो मतलब क्या हुआ?
क्या करेगा फिर वो? कस्टडी। कस्टडी में क्यों भेजेगा किसी को? फिर वो सर फिर ट्रायल फिर उसको चल घर रही छोड़ है। देगा। क्यों? अरे छोड़ेगा सर क्यों भाई? सर ट्रायल हो रही है। एग्जैक्टली exactly, आगे की डेट फिक्स कर देगा सेक्शन नंबर 231 के तहत। और 231 के तहत फिक्स क्यों कर रहा है डेट? वो कह रहा है कि आगे हमें क्या करना है, ट्रायल चलानी है इस केस की। आगे बात समझ में? यस सर। कंसेप्ट की क्लियरिटी रखो, ये झोल मत करो कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा। पर ये सेशन में ही लिखा हुआ है ऐसे कि भाई मैं मतलब उसको 325 और 360 उसमें सेशन उसमें वारंट ट्रायल में तो उसे ऐसे एग्जैक्टली लिखा है कि भाई 325 और 360 को ध्यान में रखते हुए उसको कन्विक्ट करेगा, ये डिस्कस पावर है उसकी कोर्ट की। वो लैंग्वेज पढ़ के पता चलेगा आपको, क्या ऐसा ही लिखा है क्या? हाँ यहाँ तक सर, क्लियर है कि सारी चीजें बताइए। यस सर। 60 days हो गया। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सारी लिमिट्स ध्यान रखो, आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो ट्रायल के संबंध में बनेंगे क्वेश्चंस। आप चाहो तो अपने पास गोल्डन रूल के तौर पे लिख लो इसे कि ट्रायल से ही क्वेश्चंस आएंगे, या तो इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर से या ट्रायल से क्वेश्चंस आएंगे आपके अच्छे। क्यों आएंगे? क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट ने आपके लिए मतलब जुडिशरी के लिए बाउंड कर दिए चीजें, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के चक्कर में इन्होंने खेल कर रखा है, इतने पेंडिंग में पड़े हैं केसेस हद से ज्यादा। और इन्होंने क्या करा, आपकी बात जुडिशरी को ही बाउंड कर दिया हर चीज के लिए, हर केस की लिमिटेशन बांध दी है इन्होंने। देखो क्या लिखा है आगे। यस पहले तो सर। लिख दिया कि एप्लीकेशन अक्यूज कब देगा डिस्चार्ज के लिए, 60 days के अंदर अंदर। में दूसरा लिख दिया इन्होंने कि अगर मान लो अगर चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं तो फर्स्ट हियरिंग की डेट के अंदर अंदर उसे चार्ज फ्रेम करने पड़ेंगे, या तो डिस्चार्ज कर दो तुम। और अगर तुमने डिस्चार्ज नहीं किया और तुम्हें लग रहा है कि मैं तो इसको चार्ज फ्रेम करने है मुझे, तो ये चार्ज फ्रेम करने कितने दिन में पड़ेंगे? 4 दिन में। तो 60 दिन कर दिया ना बाउंड। पहले तो 2-2 साल निकाल देते, चार्ज फ्रेम ही नहीं हो रहे उनपे। हाँ टाइम ही नहीं था चार्ज फ्रेमिंग में कुछ। ठीक है, तो अब यहां पर 60 दिन दोबारा से लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, चार्ज फ्रेम के लिए भी इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है कि जैसे ही चार्ज फ्रेम किए हैं तो पर्सनली उस व्यक्ति को बुलवाओ और उसको बताओ कि हमने क्या तुम पे चार्ज लगाए हैं। ये भी एक्सप्लेन कर दिया, पहले नहीं था ये बात। या तो उसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कहते हैं वो, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल करो उसे, उससे बात करो कि सर ऐसे ऐसे मैंने तुम पे चार्ज लगाए हैं, या उसे फिजिकली प्रेजेंट करवाओ कोर्ट में और उसको समझाओ कि चार्ज क्या क्या लगे तुम पे। दूसरा, जितने भी विटनेसेस के एविडेंस होंगे ट्रायल के टाइम पर, ध्यान रखना ये ट्रायल चल रही है उसके टाइम की बात हो रही है, तो जितने भी एविडेंस होंगे उनको भी ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर मान लो पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, ध्यान रखो ये भी एक अच्छी चीज है इसके अंदर, ये पहले ऐड नहीं की थी, इसको तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बार। सेक्शन नंबर है 254, 231 के अंदर जो डेट फिक्स करने के लिए, मतलब वहां पर एविडेंस, विटनेस के एविडेंस, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आ रहे थे, तब की बात है ये। तो ध्यान रखिए, आपको पता है ना डीएम अपनी तरफ से रिपोर्ट देता है, मिंट अथॉरिटी अपनी तरफ से रिपोर्ट भेजती है, और आपने अभी थोड़ी देर पहले यस बताया सर। था गवर्नमेंट ऑफिसर, फॉरेन एक्सपर्ट, और ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये अपनी तरफ से रिपोर्ट भेज रहे थे 293 के तहत, 291, 293, 290 ए। बोलो हाँ है ना? यस सर। उनके लिए भी प्रावधान दे रखा है इसके अंदर, जो नया ऐड किया है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर ऑफिसर अपनी तरफ से कोई एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी रिकॉर्ड करके भेज सकता है। इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ये पहले नहीं था। अब मेन बात आती है कि मान लो कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट, ध्यान रखिए ट्रायल चल रही थी, चार्ज फ्रेम हो गए थे, अब
ट्रायल के अंदर क्या होता है, जब विटनेसेस के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं ना, उसमें बहुत समय लगता है। 1 साल भी निकल जाता है, 1.5 साल भी निकल जाता है, क्योंकि विटनेस जब तक आएंगे तब तक तो होगा। अब उसको तो ये फिक्स कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कि जैसे ही आर्ग्यूमेंट हो गए, तो जैसे ही एग्जामिनेशन हो गए, सारे काम हो गए और आर्ग्यूमेंट हो गए इन दोनों पार्टीज की तरफ से, तो आर्ग्यूमेंट के तुरंत 60 30 दिन 30 दिन के अंदर अंदर, आर्ग्यूमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर जजमेंट लिखना ही पड़ेगा। और अगर 30 दिन में नहीं लिखा तो जज ने, 45 दिन तो फिर एक्सटेंड कर दिया। 45 दिन का टाइम पीरियड होगा, और 45 दिन लगा दिए तो भैया रीजन रिकॉर्ड करो। आपको पता है ना कि मैंडेटरी प्रोविजन जो होते हैं, अगर वो काम कंप्लीट नहीं किया जाता तो उसकी जगह क्या किया जाता है, रीजंस रिकॉर्ड। रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मान लो आपने किसी व्यक्ति को खामा खा फंसा दिया किसी केस में, बाद में पता चला कि यार इसमें तो कोई केस ही नहीं था, डिफामेशन से संबंधित सेक्शन नंबर कौन सा था, 499। 237। सेक्शन नंबर था 199, याद है। अच्छा, सीआरपीसी का 199। हाँ सर। सेक्शन नंबर था 199, वहां पर उसके बारे में जिक्र किया हुआ था। उसके रेफरेंस में सेक्शन नंबर 277, 237। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यहां से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। 199 के अंदर सेशन जज क्या कॉग्निजेंस ले सकता है? यस सर। और ये जो कॉग्निजेंस लिया जाता है, क्या कमिटल के थ्रू लिया जाता है क्या? नो सर, नहीं, डायरेक्ट कंप्लेंट। गवर्नमेंट सर। हाँ, नहीं, डायरेक्ट लेता सर है वो डायरेक्ट। इसे कंप्लेंट। डायरेक्ट लेने को क्या बोलते हैं? मतलब कंप्लेंट पे कंप्लेंट फाइल होती है ना, तो उस पे ही लेता है वो। डायरेक्ट लेने को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बताओ, लीगल लैंग्वेज में बोलो, इससे क्या बोलोगे? कंप्लेंट केस पे। अरे कंप्लेंट केस नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल। सेशन कोर्ट का यहाँ पर क्या सा होता है जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होने की वजह से उस मैटर को कहां पे लेके आ गए, सेशन ट्रायल चल रही है, सेशन जज की बात हो रही है, इसलिए 237 में लिखना पड़ा उसे, एंड में। आगे बात समझ में? यस सर। और अगर मान लो किसी व्यक्ति को आपने खामा खा फंसा दिया, बाद में पता चला कि कोई भी मैटर था ही नहीं, तो फिर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को? 1000। हाँ, 1000 रुपीज देने पड़ते थे पहले। हाँ, तो अब उसकी जगह आपको कितने देने पड़ेंगे? 5000। 5000 देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, जहां पर 1000 और 5000 की बात आए तो 5000 राइट ऑप्शन होगा आपका। हाँ। अब मैंने काफी कंपैरिजन में आपको, अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अंदर से। अब तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। हाँ सर, मैं तो इन्हीं को देख के जाऊंगी, बस आपने बताया ना, इन्हीं को रट के जाऊंगी। अब इनमें से आ जाएगा तो इन्हीं में सही से है, ही नहीं आएगा क्वेश्चंस तो आएंगे, वापस। और जो मैंने जो पैटर्न बताया था सेक्शंस को याद करने का, वो थोड़ा सा याद होना चाहिए, इसी से हो जाएगा काम। और जनरली जो ओके सर। क्वेश्चन आएंगे ना, जो मतलब मैं तुमको, रेंज तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिनको लिखवा रहा हूँ, उनको भी याद कर लोगे ना, उनसे काम चल जाएगा। हम्म, इसमें तो इन्हीं को याद करके जाऊंगी, कह रही हूँ ना। मैं तो अब नहीं देख सकती सर पूरा, क्योंकि टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। हम्म। अब आते हैं वारंट केस की तरफ। वारंट केस समझते हो ना, दोनों तरह की, पुलिस रिपोर्ट और अदर देन कंप्लेंट। अदर पुलिस देन रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं।